बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लॉयर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कानून शहादत ऑर्डर का 7th लेक्चर है। सबसे पहले आप लोगों से माजरत, लेक्चर थोड़ा सा डिले के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी दो रीज़न थी। एक मेरी हेक्टिक जॉब थी और दूसरा मेरी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स थी, और दूसरा इस लेक्चर के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पढ़ना पड़ा। पहले खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ा, खुद को इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ा कि मैं आगे भी किसी को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकूं। और इंशाल्लाह आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर में जो डेफिनेशंस है, इसका मतलब हम वो कर चुके हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स थे। ब्लैक कलर में जो हैं डेफिनेशन, इनका मतलब है कि उनको अभी हमने देखना है। और जो रेड कलर में है, उसका मतलब है कि ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने करना है। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो ये है फैक्ट प्रूव, फैक्ट डिसप्रूव, फैक्ट नॉट प्रूव। इंशाल्लाह मैं बेस्ट वे में आपको जो है वो कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों को जो है वो डिलीवर करूँ। कोशिश कीजिएगा दूसरों के साथ शेयर करें, और सदका जारिया है। और मुझे भी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि लेक्चर जो था वो किस लेवल का था। रीकैप करते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो था बड़ा इम्पोर्टेंट था। पूरे कानून शहादत ऑर्डर का एक को हमने गो थ्रू किया था, उसका इंट्रोडक्शन था। जिसने वो लेक्चर नहीं सुना उसके लिए अगले लेक्चर थोड़े से मुश्किल हैं, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को सुनिए। लेक्चर नंबर 2 प्रेम्बल के बारे में था, 3 एप्लीकेबिलिटी के बारे में था, 4 में कोर्ट की डेफिनेशन देखी थी, 5th में हमने फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट देखा था, और 6th लेक्चर में हमने एविडेंस और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखी थी। और आज जो है वो हम फैक्ट प्रूफ, फैक्ट डिस्प्रूव और फैक्ट नॉट प्रूफ की डेफिनेशन देख रहे हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर रह जाएगा, और वो है मे प्रज्यूम, शेल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रजम्पशन। ये इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपका कानून शहादत ऑर्डर मुकम्मल है। अब पीछे सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जैसे CRPC में ऑर्डर 2 शेड्यूल 2 है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा बेलेबल नहीं है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नहीं है। इसी तरह बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो डेफिनेशंस के अंदर दिए हुए थे कानूनी शहादत के, और इसी वजह से हमें इसके ऊपर बहुत टाइम भी लगा। और आगे जब हम कानूनी शहादत को लेके चलेंगे तो हम थोड़ा सा उसको बूस्ट अप करेंगे, उसको तेज़ी से लेके चलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये डेफिनेशंस होगी तो इसका मतलब है कि कंसेप्चुअली कानून शहादत पे आपकी ग्रिप हो गई है, और अब आप में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि आप खुद भी उसको जो है वो कर सकें। आज की जो डेफिनेशन, आज का जो हम लेक्चर होगा उसका जो सिनॉप्सिस है वो ये है कि इसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशंस को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि एविडेंस और मैटर बिफोर कोर्ट में क्या फ़र्क है, प्रूफ क्या होता है, और ये डेफिनेशंस क्या हैं, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इनकी इलस्ट्रेशंस क्या हो सकती हैं। फिर प्रूफ और एविडेंस में क्या फ़र्क है, प्रूफ और प्रिजम्पशन में क्या फ़र्क है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, रूल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस क्या है, रूल ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट जो ASJ के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत अहम है। एक दफ़ा फिर पिछला रिपीट करते हैं कि एक फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू है, चाहे वो रेलिवेंट फैक्ट है, वो माइट बी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ये ट्रायल की बिगिनिंग है, और एट द एंड ऑफ द ट्रायल जो है वो क्या है जी, कि कोर्ट बिलीव करता है कि दैट फैक्ट इज ट्रू और दैट फैक्ट इज फॉल्स, या नीदर ट्रू और नॉट फॉल्स। अच्छा जी, इसको लीगल टर्म में फैक्ट इज ट्रू को बोलते हैं फैक्ट प्रूव्ड, और फैक्ट इज फॉल्स को बोलते हैं फैक्ट डिस्प्रूव्ड, और नीदर ट्रू फॉर फैक्ट नॉट प्रूव। ये लीगल टर्म्स हैं इनके लिए। अब ये जो अमल है जिसमें कोर्ट जो है वो इसको जो है फैक्ट प्रूव, फैक्ट डिस्प्रूव या फैक्ट नॉट प्रूव, ये जो चीज़ें हैं इसको प्रूफ भी बोला जाता है, इसको प्रूफ भी बोला जाता है। अब अगर एक फैक्ट की जो डेस्टिनेशन थी वो प्रूफ थी, तो वो रूट जिसके थ्रू वो डेस्टिनेशन अचीव होती है उसको बोलते हैं एविडेंस। If proof is the destination of a fact, evidence is the route means through which that destination is achieved। ठीक है, तो anyhow ये मैंने पीछे जो है वो रिपीट किया सिर्फ आपको बताने के लिए कि फैक्ट प्रूफ, फैक्ट डिस्प्रूव, फैक्ट नॉट प्रूफ क्या है। अच्छा,
सेटलिंग द डिस्प्यूट बाय सेटलिंग डिस्प्यूटेड फैक्ट। जब एक डिस्प्यूट कोर्ट के सामने आता है तो उसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट्स अगर सेट हो जाए तो वो डिस्प्यूट भी सेटल हो जाता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें, आ डिस्प्यूट है। व्हेन वी से आ डिस्प्यूट इज पेंडिंग इन कोर्ट, इट मीन देयर आर सर्टेन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। लीगली उनको कहेंगे फैक्ट इन इशू, असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी। याद आया, फैक्ट इन इशू की यही डेफिनेशन थी ना। In other words, one party claimed that those disputed facts true, whereas other party claimed those facts false। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूट जो कोर्ट के सामने है। अब होता क्या है, होता ये है कि ये देखें, कोर्ट में एक फैक्ट है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है, ठीक है, या एक फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ उसकी रेलिवेंसी पे बात होगी, फिर उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर बात होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट उसको वो जो एविडेंस आया है अगर वो एडमिसिबल है तो कोर्ट उसको क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी। क्या करेगी, एप्रिशिएट। अच्छा, जो एप्रिसिएशन को मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एप्रिसिएशन से क्या मुराद है। देखिए, मैंने आज ही ना आजकल में एक जजमेंट दी है अपनी अदालत में। उसमें फैक्ट्स ये था कि एक पार्टी का दावा था सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, दूसरी पार्टी का था डिक्लेरेशन। उसमें मैंने कंसोलिडेटेड जजमेंट दी। अच्छा, अब उसके कुछ फैक्ट्स थे जिसमें प्लेंटिफ कह रहा था जी कि मेरा टाइटल है और ये मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज काबज है, ठीक है। दूसरी पार्टी कह रही थी नहीं, मैं इस प्लॉट का जो है मैं मालिक हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो इसका दावा जो है वो क्या किया है, मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए और उसका दावा क्या किया जाए, खारिज किया जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जजमेंट में वो फैक्ट जो है उनको लिखा, उनके दोनों का क्लेम लिखा। उसके बाद मैंने जो है वो लिखा कि फैक्ट इन इशू क्या है, ठीक है, फैक्ट इन इशू क्या है वो मेंशन किए। उसके बाद मैंने बताया कि दोनों पार्टियों ने उसके ऊपर जो है वो एविडेंस जो दिया है वो क्या है, उस फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, उस एविडेंस को एप्रिशिएट किया। क्या किया, एप्रिशिएट किया। मैंने मैंने एप्रिशिएट किया कि भाई ये एविडेंस जो है इसकी बुनियाद पे मैं ये होल्ड करता हूँ कि वाकई जो वो मुद्दई है वो मालिक है और उसको कब्जा मिलना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। तो ये जो मैंने काम किया है, यानी जो मैंने रीजनिंग दी है अपनी जजमेंट के अंदर, इसको क्या बोलेंगे कि जज साहब ने एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस किया है। क्या किया है, एविडेंस को अवेल्यूएट किया है, एविडेंस को एप्रिशिएट किया है। और उस एप्रिसिएशन के का रिजल्ट क्या निकला, दैट वाज, या मैंने कहा फैक्ट प्रूव्ड, यानी वो जो रिकवरी ऑफ पोजेशन वाला उसका एक फैक्ट इन इशू था वो प्रूव्ड, या मैंने कहा कि वो डिसप्रूव्ड, ठीक है, और या मैंने कहा नॉट प्रूव्ड। तो आ जाइए, वापस आ जाइए। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जो पार्टीज ने फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर जो एविडेंस दिया है उसको कोर्ट क्या करे, अप्रेज करे, उसको अवेल्यूएट करे और उसकी बुनियाद पे कोर्ट क्या होल्ड करे कि एक फैक्ट प्रूव्ड है यानी ट्रू है, या एक फैक्ट डिसप्रूव्ड है या वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड है। तो ये होता है एक ट्रायल के अंदर कि ये सारी चीज़ें तो ट्रायल की है ना, रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी, लेकिन जो एप्रिसिएशन है ये हो रही है जजमेंट के थ्रू। किसके थ्रू हो रही है, जजमेंट के थ्रू। और जजमेंट के फाइंडिंग में कोर्ट क्या होल्ड कर रहा है कि वो फैक्ट प्रूव्ड है, डिसप्रूव्ड है या नॉट प्रूव्ड है। अच्छा, ये एक फैक्ट था। सेम प्रोसेस फॉर ऑल फैक्ट, यानी एक केस में एक से ज्यादा भी तो फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। तो सबके लिए ये जो मैंने प्रोसीजर बताया वो सबके लिए क्या होगा, बारी बारी रिपीट होगा। फिर जितने भी फैक्ट प्रूव्ड होंगे, डिसप्रूव्ड होंगे या नॉट प्रूव्ड होंगे, उनकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट क्या करेगी, फाइनली वो क्या करेगी, उस डिस्प्यूट को सेटल करेगी। और फाइनली डिस्प्यूट इज सेटल्ड, फाइनली डिस्प्यूट इज सेटल्ड, कि वो देखा इश्यूज सेटल हो गए तो डिस्प्यूट भी खुद ब खुद क्या हो गया, वो सेटल हो गया। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली ये फैक्ट प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव का जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जब कोर्ट डिसीजन कर रही होती है उस वक्त कोर्ट ने जो एविडेंस होता है उसको अप्रिशिएट करने, कौन सा एविडेंस, जो एडमिसिबल होगा, जो एडमिसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब ये डेफिनेशंस आप देखें वो क्या है, फैक्ट प्रूव्ड
और फैक्ट डिस्प्रूव्ड और फैक्ट नॉट प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, अब इनमें जो समझने वाली चीजें हैं ना, वो वो दो दो चीजें हैं इसके अंदर समझने वाली। एक तो इसमें चीज समझने वाली है कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, ठीक है, एक तो ये चीज है। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ठीक है। ये जो बाकी डेफिनेशन है ना, द कोर्ट ईदर बिलीव्स टू एग्जिस्ट आर कंसीडर, ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। इसी के ऊपर मुझे ज्यादा टाइम लगा इसको समझाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में आपको ये बहुत इजी होगा। अच्छा, थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि जो फैक्ट डिस्प्रूव्ड है वो बेसिकली वाइस वर्सा है फैक्ट प्रूव्ड का। ठीक है। तो फैक्ट नॉट प्रूव वो नीदर प्रूव नॉट डिस्प्रूव, ये मैं बताऊंगा आपको कि फैक्ट नॉट प्रूव की डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी इंशाल्लाह आगे चल के। अब सबसे पहले एविडेंस वर्सेस मैटर मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ और एक दफा फिर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि मैटर इज अ वाइडर टर्म देन एविडेंस। मैटर के अंदर बहुत सारी, ऑफ कोर्स एविडेंस भी इसमें शामिल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी बुनियाद पे कोर्ट क्या करती है, अपनी डिसीजन देती है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ता हूँ। द वर्डिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट प्रूव्ड एंड फैक्ट डिस्प्रूव्ड इज after considering the matter before it and not after considering evidence before it. Reason for the same is that matter is a wider term than evidence. While making a decision, our court has to consider a number of other matters which are not strictly covered by the definition of evidence as given in QSO. The term matter includes evidence, अब जैसे presumption, judicial notice, admissions, a local commission report, demeanor of witness, written statement under section 342। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये एविडेंस नहीं है ये, लेकिन कोर्ट इनको कंसीडर करता है फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। दैट इज वाई कि यहाँ पे टर्म लिखी गई है आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, अब ये फैक्ट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड और फैक्ट नॉट प्रूव्ड की तरह हम एक आधे एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए इज alleged with theft in B's house. Two witnesses testify in evidence that they saw A committing theft B's house. A is caught at the place of crime and stolen property is seized from his possession. A also confesses. All these facts capable of being all these facts are capable of being proved। ठीक है। तो देखें, हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल फैक्ट था वो क्या था, फैक्ट इन इशू क्या था कि वेदर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और नॉट। तो उसके बाद जो एविडेंस आया, ऑरल, दो टेस्टिंग विटनेस आए, इसके अलावा क्या हुआ, वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसके अलावा उससे रिकवरी भी अफेक्टेड हो गई, इसके अलावा उसने कन्फेस भी कर लिया। तो ये सारा जो एविडेंस था, इसको अप्रिशिएट करने के बाद कोर्ट ने क्या होल्ड किया कि वो जो फैक्ट इन इशू था क्या, कि वेदर ए हैज कमिटेड हैज स्टोलन द प्रॉपर्टी, ठीक है, वो दैट इज प्रूव। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट फैक्ट इज प्रूव। अच्छा, let us take an example. A is alleged with the murder of B. A proved that he was imprisoned in a particular jail on the date on which the alleged incident is believed to occur. The record of jail also proved, court has disproved the fact that A murdered B because it is highly improbable for A to murder while being under imprisonment। ठीक है, तो इसको प्ली ऑफ एलिबाई भी कहा जा सकता है। तो ये एग्जांपल थी किसकी, फैक्ट डिस्प्रूव की, कि उसने इस चीज को एस्टेब्लिश किया क्या कि मैं उस वक्त वहां था ही नहीं जहाँ पे अक्रंस हुई। तो वो जो एक फैक्ट था कि उसने वो मर्डर किया है, ठीक है, वो फिर क्या हो गया, वो डिस्प्रूव हो गया। तो होप कि आपको समझ आ गई। इसी तरह let us take an example. A is alleged of murder of B. There are two eyewitnesses of the incident, but both the witnesses has become hostile. It becomes difficult to reach any conclusion because it can neither be said that A murdered B nor be said that A did not murder. Such fact is said to be not proved। जब कोर्ट अभी ये मैं बताऊंगा आपको कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस डेफिनेशन की। एनी हाउ कि जब एक फैक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, डिसप्रूव भी नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, फैक्ट नॉट प्रूव्ड। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब प्रूफ क्या चीज है,
हमने वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। A fact might be true or false. Now, proof is something which convinces a mind as to the truth or false of that fact. In legal sense, proof is the result of consideration of the matter before कोर्ट। जो कोर्ट ने वो अप्रिशिएट किया है एविडेंस को, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रूफ। इन अदर वर्ड्स, प्रूफ मीन्स दी establishment of a fact in issue by legal means matter before court to satisfaction of the court। ये इसकी लीगल डेफिनेशन होगी। अब एविडेंस और प्रूफ में क्या फर्क है ये भी बता चुका हूँ। प्रूफ इज द इफेक्ट ऑफ एविडेंस, द एविडेंस डिफर्स फ्रॉम प्रूफ एज कॉज फ्रॉम इफेक्ट। इफ प्रूफ fact, proof, fact, this is the destination of a fact, evidence is the route means to reach that destination। होप कि आपको समझ आ गई। अच्छा, प्रूफ वर्सेस प्रिजम्पशन, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, इंशाल्लाह इसको भी हम आने वाली स्टेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आपको पता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, सिविल में किस पे शिफ्ट होता रहता है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें वो कांस्टेंट रहता है। एनी हाउ इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब रिजल्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ अ फैक्ट जो है वो क्या है? प्रूव्ड है या डिसप्रूव है, और यहाँ उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? नॉट प्रूव्ड। अच्छा, प्रूव्ड की हमने डेफिनेशन देखी है, कोर्ट बिलीव्स द फैक्ट एग्जिस्ट, या कोर्ट बिलीव दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, या नीदर प्रूव्ड और नीदर बिलीव नॉट डिसबिलीव। ठीक है, ये हो गया किसकी डेफिनेशन? नॉट प्रूव्ड की। अब जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि इन डेफिनेशन में ये नहीं लिखा द कोर्ट होल्ड्स दैट द फैक्ट इज ट्रू, यानी कोर्ट ये नहीं कह रही कि कोर्ट अपने नॉलेज की बात नहीं कर रही कि कोर्ट के मुताबिक जो है, यानी इतना हाई क्लास एविडेंस नहीं है ना, लॉ डिमांड कर रहा है कि कोर्ट ये होल्ड करे कि दैट फैक्ट इज ट्रू और दैट फैक्ट इज। कोर्ट जस्ट क्या कर रही है? बिलीव कर रही है। बिलीव कर रही है किसके ऊपर? उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस के ऊपर, या यानी लिटिल लेवल ऑफ प्रूफ इज रिक्वायर्ड। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगली एक पैरे की सूरत में कि ऐसे क्यों है। देखिए, ये मैं पढ़ता हूँ तो इंशाल्लाह सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्रूफ डज नॉट मीन टू बी अ प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल लेवल्स। लॉ डिमांड ही नहीं करता, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। इट मीन्स ओनली विद सच एविडेंस विच इनकरेजेस एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर कंक्लूजन। ठीक है, यानी सिर्फ इस हद तक एविडेंस आए कि वो जो एक प्रूडेंट मैन के माइंड को अपील करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक फैक्ट जो है वो क्या हो गया? प्रूव हो गया। इन फैक्ट, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एविडेंस इज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। ठीक है, द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस मीन्स रूल ऑफ द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल एविडेंस। If the best evidence is not produced in the court, it does not mean that the court will not decide the case till the best evidence is produced. That is why court is to decide a case on the basis of best available evidence. Due to non-availability of the best evidence, a case is to be decided on the basis of a little standard, that is on the basis of belief, probable, as mentioned in the definition of the proof, disprove and not proof। तो भाई आपको फिर इस चीज की समझ आ गई कि यहाँ पे कोर्ट, इट्स नॉट अबाउट द डेफिनेशन, a court is not about is not to give a decision as to falsehood or truth of a fact। Allah knows better, or the parties knows better कि what is true and what is false। वो इंडिया के एक जज ने कहा ना कि it is the judge who is trial and these are the parties who know the truth ना, and judge is on the trial। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि बेस्ट एविडेंस जो है वो लाना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। दैट इज वाई जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो भी जो है वो हाई डिग्री नहीं है कि कोर्ट उसको ट्रू डिक्लेयर करे या उसको फॉल्स डिक्लेयर करे। उसके लिए ये है कि जस्ट कोर्ट उसके ऊपर एक बिलीफ अपना कायम कर ले, या एक एक्ट ऑफ सपोजिशन के ऊपर जो है, जो कि एक प्रूडेंट मैन भी जिसके ऊपर जो है वो रिलाई कर सके, उसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट क्या कर दे?
उस केस का जो है वो फैसला कर दे। तो होप कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आ रही है आपके सामने। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था ना, वो अब क्लियर हो जाएगी। इन अ क्रिमिनल ट्रायल ऑन कन्विक्शन और एक्विटल, अ कोर्ट फाइंड्स एन accused guilty or not guilty. A court does not find an accused guilty or innocent. The difference between guilty and innocent is what we have discussed up till now. क्योंकि उस स्टैंडर्ड का एविडेंस ही मौजूद नहीं है या लाना मुश्किल है कि कोर्ट उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर सके। दैट इज वाई कि कोर्ट उसको ऑन कन्विक्शन कहेगी गिल्टी और ऑन एक्विटल कहेगी नॉट गिल्टी, ठीक है। When we say accused is not guilty, it means prosecution has failed to prove that criminal case as per settled standard whatsoever. We are going to discuss that in coming slides. But is he truly innocent? God knows better. As absolute standard of the truth is not possible, law set the standard of proof of disputed fact. That is why के standard of proof की बात क्यों हो रही है। Said standards are embodied in the definition of the proof, disproved and not proved. ये देखें, ये दो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। पहला स्टैंडर्ड क्या है? द कोर्ट इधर बिलीव इटसेल्फ, ठीक है, एक टू एग्जिस्ट, या दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? आर कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टेंस पार्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। इसको हम आगे चल के जो है मजीद जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर बेसिकली कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, दैट इज दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ठीक है। लो जी, अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मीन्स quality and quantity of evidence required to prove a fact, ठीक है। So far as quality of evidence is concerned, for example, in Hudud law, prescribed number of witnesses required to prove offence is punishable with death. Article 17 read with Article 17 को state that in order to prove a matter pertaining to finale, at least 2 witnesses are required. ये तो हो गई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का एक एस्पेक्ट हो गया क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। अब क्वालिटी क्या है? So far as quality of evidence required proving a fact is concerned, the same can be inferred from the definition of the fact proved or the fact disproved. A fact is said to be proven after considering a matter would either believe it to, अब वो दो प्रिंसिपल आ गए, believe it to exist, यानी एक तो वो हाई स्टैंडर्ड था ना कि द कोर्ट डिक्लेयर इट ट्रू, वो तो बात ही खत्म हो गई। पहला स्टैंडर्ड, उसके बाद जो स्टैंडर्ड आ गया वो बिलीव इट टू एग्जिस्ट, यानी इतना सर्टन एविडेंस है कि कोर्ट इटसेल्फ समझती है, बिलीव करती है, भरोसा करता है इस बात के ऊपर कि ये फैक्ट जो है वो क्या है, वो ट्रू है। या दूसरा क्या है कि वो एविडेंस इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि कोर्ट खुद बिलीव कर सके उसके ऊपर, लेकिन considered its existence so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। अगर वो सारा मैटर एक आम लेमैन के सामने रखा जाए और वो उसके बाद ये कहे कि ये ट्रू है, तो दैट इज वाई कि जज को भी कहना पड़ेगा कि दैट फैक्ट इज ट्रू। दैट इज रीजन इट इज रिटन समवेयर कि यहाँ पे डेफिनेशन में जो वर्ड आ रहा है प्रूडेंट मैन, यहाँ पे आ रहा है प्रूडेंट मैन, इसके बारे में लिखा गया है हियर अ प्रूडेंट मैन मीन्स जज हु इज द स्पोक पर्सन ऑफ अ लेमैन, ठीक है, कि जज ने जजमेंट लिखनी है ना, तो प्रूडेंट मैन वो है, लेकिन उसने जुबान किसकी बोलनी है? एक लेमैन की। एनी हाउ होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अभी मैं इनको आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अब इन प्रिंसिपल्स को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लिखा है। अबव डेफिनेशन इज डीलिंग, प्लीज फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इन चीज़ों में ना जाइएगा मैंने इसको एग्जाम में कैसे करना है, कैसे लिखना है, नो नॉट एट ऑल। बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, यकीन जानिए। मैं अगर आप मेरा बोलना सुन लेना, इसको गौर से 2-3 दफ़ा सुन लें, तो पेपर में आपका कलम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। लिहाजा इसके ऊपर टाइम या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अब जो सर ने लिख दिया है वो मैं एज इट इज़ उसको याद कर लूँ, उसको लिख लूँ, नॉट एट ऑल। सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपकी इंग्लिश मुझसे भी अच्छी होगी
और आप डेफिनेटली अच्छी है, आप उसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब डेफिनेशन इज डीलिंग विद टू कंडीशंस ऑफ माइंड, फर्स्ट दैट इन विच अ मैन फील्स एब्सोल्युटली सर्टेन ऑफ अ फैक्ट, in other words he believes it to exist, and secondly that in which though he may not feel absolutely certain of a fact, yet he think it so extremely probable that a prudent man may under the circumstances of the case act on the assumption of existence. Hence the definition of fact proof, fact disproof, fact not proof speaks of probability. The proof of fact does not depend upon the accuracy of the statement but upon the probability of it having existing. Crux of above mentioned principle is that if the evidence is not of such a quality as to include absolute certainty, the law has laid down allow the court to decide on probability. The court may, after considering the matter before it, consider the existence of the fact in a question so probable that a prudent man ought to act on the supposition that exists. ये कहता है कि दो हिस्से हैं, हर डेफिनेशन में दो प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। पहला ये है कि कोर्ट इटसेल्फ बिलीफ, उसके लिए ज़रा हाई लेवल का वो चाहिए एविडेंस, या अगर वो कोर्ट समझती है कि मैं खुद से नहीं हूँ उस पर एग्री, तो क्या एक ले मैन उसके ऊपर यकीन करता है? अगर एज ए ले मैन जज सोचे, उसको कंसिडर करे, तो भी वो फैक्ट प्रूव या डिसप्रूव समझा जाएगा। Here the court is the spokesman of an ordinary prudent man. The test is whether an ordinary prudent man will believe on the material before him, hold the disputed fact proved or not. Anyhow, अब फैक्ट नॉट प्रूव के आ जाते हैं। इट इंडिकेट अ स्टेट ऑफ माइंड बिटवीन टू states of mind, proved and disproved. When one is unable to decide how the matter precisely stands, the fact which is not proved does not necessarily mean it is false one. Merely because the fact is not proved, one may not jump to the conclusion that it is disproved. देखिए मेरी बात सुनिए, हमने कहा था बात है बिलीफ की या सपोजिशन की बात है, लाइक एन प्रूडेंट मैन, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है, अगर तो होती ना डेफिनेशन इसकी ये, द कोर्ट इज टू डिसाइड टू डिक्लेयर अ फैक्ट एज ट्रू और फॉल्स, फिर तो ये कहा जा सकता था कि दो डेफिनेशन ही काफ़ी हैं। लेकिन जब कोर्ट ने बिलीफ की बात आ गई, तो अब एक तीसरी सिचुएशन खुद ब खुद ही बन गई। वो क्या? पहली ये है कि कोर्ट बिलीव करे, दूसरी ये है कि कोर्ट नॉट बिलीव करे, और तीसरी ये है कि ऐसी सिचुएशन है कि ना कोर्ट बिलीव कर सकती है, ना ही डिसबिलीव कर सकती है। दैट इज़ वाई कि तीसरी डेफिनेशन जो है वो कौन सी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी? वो करवानी पड़ी फैक्ट नॉट प्रूव। देखिए इनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि ए फैक्ट इज नॉट प्रूव, वो लॉ खुद अपना रास्ता बनाता है, वो लिखा हुआ है, जैसे आर्टिकल 118 है कि अगर स्टैंडर्ड एक दिया गया है कि अगर एक फैक्ट प्रूव नहीं हुआ तो देखा जाएगा कि उसका नुकसान किसको हो रहा है, तो वो उसी के ऊपर उसका बर्डन समझा जाएगा। एनी हाउ, तो अगर उसने प्रूव नहीं किया तो फिर उसके अगेंस्ट वो बात कंसीडर की जाएगी। एनी हाउ, ये बात की बातें हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया। अच्छा, फिर फैक्ट नॉट प्रूव की डेफिनेशन इसलिए भी इंट्रोड्यूस करवानी ज़रूरी थी कि अगर फैक्ट नॉट प्रूव की डेफिनेशन होती तो फिर समझा जाता कि जहाँ पे फैक्ट नॉट प्रूव्ड होता वहाँ पे फिर उसको फैक्ट डिसप्रूव्ड गिनना पड़ता। तो वो पार्टी जिसके ऊपर बर्डन था कि वो फैक्ट डिसप्रूव में जाए, वो तो उसका एज ले जाती कि दूसरी पार्टी ने साबित नहीं किया और फैक्ट नॉट प्रूव की डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा आप इसको फैक्ट डिसप्रूव्ड कंसीडर करें। दैट इज़ वाई कि तीसरी डेफिनेशन को भी इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी। अब पीछे हमने स्टैंडर्ड पढ़े उसमें जो डेफिनेशन के अंदर दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं सिविल में और क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हम स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं ये लॉ, ये कानून शहादत ऑर्डर में नहीं मौजूद, ये थ्रू प्रेसिडेंट्स जो हैं ये सेट हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज लॉ में जो दो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं हर डेफिनेशन के अंदर, वो लॉ के मुताबिक, क्यूएसओ के मुताबिक वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही इक्वली अप्लाई करते हैं। लेकिन थ्रू प्रेसिडेंट जो हैं वो सिविल में एक प्रिंसिपल है, वो रूल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस है, और एक क्रिमिनल में है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अब हम उसको देख लेते हैं।
Above mentioned principle embodied in the definition of the fact proved and fact disproved apply both to the civil and criminal cases equally. In other words, they do not prescribe one standard of proof for criminal cases and other for civil cases. The legislature does not here make use of the familiar formulation of either of the established common law standards of proof beyond reasonable doubt and preponderance of evidence. ये यानी legislation में या QSO में नहीं है. Although the definition of the proved and not proved governs both the criminal and civil cases, and the law of evidence does not lay down one standard for one type of cases and different standard for other type, yet the court has evolved two basic standards, and the standard of proof on balance of probability, also called preponderance of evidence, and standard of proof beyond a reasonable doubt. अब इनको बारी बारी देख लेते हैं. Preponderance of evidence क्या है? In civil cases, a mere preponderance of probability is a sufficient basis of decision. Thus, court can decide on balance of probability. It means, अब ये बड़ा important सुनिए, to put the evidence of one side in one scale of the justice and the evidence of the other in the other scale of the justice and see the balance tilt. यानी civil cases में क्या करो, तराजू ले लो, एक पलड़े में एक पार्टी का एविडेंस रख दो, दूसरे पलड़े में दूसरी पार्टी का एविडेंस रख दो, और जिसका झुक जाए पलड़ा उसकी फेवर में क्या कर दो, डिसीजन कर दो. The rule of preponderance of evidence in civil cases is to lay down the evidence of both parties in juxtaposition, compare it with each other, and make the decision in whose favor that evidence weights, कि जिसकी फेवर में ज़्यादा वो सूटेबल है उसकी फेवर में क्या किया जाए कि उसका डिसीजन कर दिया जाए. तो ये कौन सा है, ये रूल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस है, जो किस में अप्लाई करेगा, सिविल केसेस में, और इसमें लेस डिग्री ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू क्रिमिनल केसेस. अब आ जाते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के. इन क्रिमिनल केसेस द चार्ज मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. इन क्रिमिनल केसेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट इट इज बेटर दैट 10 guilty men should escape than one innocent man should suffer. ठीक है. Acting on this principle, courts have insisted on a much higher degree of proof in criminal cases than civil cases. The rule stated above is nowhere enacted in the QSO, but even it is not a rule of law, it is a rule of prudence founded on public policy, as the consequences of wrong convictions are much more serious both to the accused and the society. Only reasonable doubt belong to accused. Doubt must be actual and substantial doubt as to the guilt of the accused person arising from the evidence or from the lack of it, as opposed to mere vague apprehension. यानी डाउट का मतलब है रीजनेबल डाउट हो जो माइंड को अपील करो. ये नहीं है कि छोटी मोटी इरेगुलरिटी की बुनियाद पे कोर्ट कहे कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है. तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब आपको समझ आ गया कि ऐसा डाउट जो वाकई माइंड को अपील करे कि ये शायद ये क्राइम इसने जो है इस अक्यूज ने नहीं किया. Doubts would be called reasonable if they are free from zest for abstract speculations. The standard adopted must be standard adopted by a prudent man, which of course may vary from case to case, circumstances to circumstances. What is a reasonable doubt is not a question of law. It is essentially a question of human judgment by a prudent man to be formed in each case in the light of day-to-day experience of life, after taking into account fully all the facts and circumstances appearing on the record. ठीक है. ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है कि जिसको लाइनों के अंदर लिख दिया जाए कि किसको रीजनेबल डाउट. ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किसको रीजनेबल डाउट कहेंगे. ठीक है. एनी हाउ ये था जी आज का लेक्चर. जज़ाकल्लाह. मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.